अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं आपके साथ एमन चौधरी है। और बात करेंगे नाजरीन कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की नई लहर देखने में आ रही है। हालिया दिनों में दहशतगर्दी के मुतादिद वाकयात सामने आए हैं। योब छावनी में दहशतगर्दों के हमले के बाद ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के 9 जवानों ने जाम शहादत नोश किया है, जबकि जिला सुई में ऑपरेशन के दौरान 3 जवानों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। और बलूचिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल पर आज हुकूमत की इत्तेहादी जमात BNP मेंगल सूबे भर में शटडाउन हड़ताल कर रही है और कोयटा, नौशकी, मस्तूंग, कल्लात, खुजदार, चाकी और सिब्बी समेत कई बड़े शहरों में कारोबारी मराकिज और दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद हैं। जबकि बलूचिस्तान की सूरत हाल पर आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कोयटा गैरिजन का दौरा किया है, जहां उन्हें योब में हालिया दहशतगर्द हमले पर ब्रीफिंग भी दी गई है। और आर्मी चीफ ने वासे और 2 टोक अल्फाज में यह ऐलान किया है कि दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन जारी रहेगा और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मौसर जवाबी कार्रवाई होगी। ISPR ने अफगानिस्तान में कलअदम TTP के महफूज ठिकानों पर तशवीश का इजहार भी करते हुए अफगान अबूरी हुकूमत से ये मुतालबा किया है। दहशतगर्द हमले नाकाबिले कबूल हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने से रोका जाए और दोहा मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। यहाँ हमारा आज का सवाल यह है कि दहशतगर्दी की नई लहर क्या अफगान हुकूमत पाकिस्तान की सुनेगी, और क्या सरहद पार से दहशतगर्दों को रोकने के लिए हमें एक और जंग लड़नी पड़ेगी। आज के पैनल का तारुफ मैं आपके साथ करवाती चलूं। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं नवीद हुसैन साहब, फैजी साहब, रमीज खान साहब और हामिद अल मशरकी साहब। जवाद फैजी साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की नई लहर देखने में आ रही है और अफगान सरजमीन एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, तो क्या अब इस हवाले से कोई मौसर इकदाम हो पाएंगे? क्या तालिबान हुकूमत इस पर सुनेगी पाकिस्तान की? चाहिए और करना भी चाहिए। देखिए, हम हमेशा अपने सीने बड़े चौड़े रखते हैं, दिल बड़े खुले रखते हैं, और हमने जिस कदर सऊबतें, जिस कदर मुसीबतें बर्दाश्त की हैं इस अफ़गानिस्तान और अफ़गानियों के हवाले से, और जिस कदर ये हमने अपने घर बार भी उनके हवाले कर दिए और अब हमारे शहर भी महफूज नहीं रह रहे, उनको सुननी पड़ेगी। और सिर्फ ये कि ला इलाहा इल्लल्लाह लिख के या किताबें लहरा के या झंडे लगा के और उसके बाद ये कहना कि हम जो मर्जी करें, इस तरह नहीं चलेगा। और मैं तो अभी ये एक तहकीक पढ़ रहा था, रिसर्च पढ़ रहा था कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान से मंजूर शुदा जो असला डीलर हैं, वो अमेरिका का छोड़ा हुआ असलहा फिर से बेच रहे हैं। वो पाकिस्तान में भी इस्तेमाल हो रहा है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भी इस्तेमाल हो रहा है। लिहाजा ये सुनना पड़ेगा और दोहा मुआहदा जो हुआ था उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। लेकिन अफसोस मुझे फिर जिक्र करना पड़ रहा है कि जब ये सब कुछ हो गया था तो फिर मोहब्बत जागी महात्मा खान साहब की, और उन्होंने अफगानियों को आने दिया और आबादकारी करना शुरू कर दी, और अब हम सारे वो भुगत रहे हैं। क्या पहले कम शहादतें थी? क्या पहले कम लाशें हमने उठाए हैं? इसके बारे में भी हमें कुछ करना होगा और एक तवील मुद्दती पॉलिसी इख्तियार करना होगी, वगरना ये सिलसिला बढ़ता चला जाएगा। और जहां तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ये बात है, यकीनन हमें इसको रोकना भी होगा और इसका तदारुक भी करना होगा, और ये नजर भी रखना होगी कि वो कौन से ऐसे हुकूमती अफगानिस्तान के हुकूमती गिरोह हैं जो इसमें मुलव्वस हैं, जो रात को वो जो विजन साइट्स है, नाइट विजन, उसके वो राइफल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चीजें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो किस तरह हमारे मुल्क में आ रही है, इस पर गहरी निगाह हमें भी रखना होगी। और इसके साथ साथ जितने दीगर खित्ते के मुमालिक हैं उन्हें भी निगाह रखना होगी। हिंदुस्तान को भी हमें यह मैसेज देना होगा कि वो जो कार्रवाइयां करता है मिल मिला के अफगानिस्तान के लोगों के साथ, उससे भी बाज आना होगा। और वो जो इंटरनेशनल कुव्वतें, ताकतें जो हमारे यहाँ इंसानी हकूक के हवाले से तो फटाफट बोल पड़ती हैं और उन्हें मरोड़ उठने लग जाते हैं, फलस्तीन के अंदर जो मर्जी हो, लेकिन वो इसराइल बोल उठता है। लिहाजा उनको भी इस पर नजर रखनी चाहिए कि ये हरकतें ना करें। हम तो शहादत के लिए तैयार ही रहते हैं, हमारे तो ईमान का हिस्सा है, हम या गाजी हैं या शहीद हैं, लेकिन वो जो लोग पाकिस्तान में गड़बड़ की कोशिश कर रहे हैं, उस हवाले से आर्मी चीफ का बयान इंतहाई अहम है, जानदार है। और जो जहां जहां हमारे जर्नैल हैं उन्हें अब
अगले महाजों पे आना पड़ेगा और यह दिखाना पड़ेगा कि उनके पीछे फौजी हैं, और अवाम को भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए और निगाह रखनी चाहिए। मैं इस्लामाबाद में बैठ के ये कहना चाहता हूं कि यहां पे भी जो गुल खिलाए गए थे माजी में, उस पर भी नजर रखनी चाहिए, वो लाहौर कराची वाले को भी रखनी चाहिए, कोयटा पेशावर वाले को भी रखनी चाहिए। सही। हामिद साहब, आप क्या समझते हैं क्यों तालिबान जो हैं वो दोहा मुआहदे की पासदारी नहीं करते, और हमेशा से देखा जाए तो अफगानिस्तान की पाकिस्तान ने हर मुमकिन मदद की है? देखिए, बात यह है कि मेरा ख्याल ये कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जो आज जनरल आसिम साहब ने बात की है, वो एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि हम बार बार अफगान तालिबान पर और अफगान हुकूमत पर जो भरोसा करते हैं, वो बार बार हमारा भरोसा तोड़ते हैं, और बदकिस्मती ये है कि वो हमारे दुश्मन के हाथ में खेलते हैं। पहले भी 18 से 20 के करीब भारतीय कौंसल खाने थे पूरे अफगानिस्तान में। अभी भी भारतीय लॉबी और भारतीय जो प्रॉक्सी है पाकिस्तान के खिलाफ, वो सारी अफगानिस्तान से काम कर रही है। अफगान तालिबान को ये समझना होगा कि अगर पाकिस्तान मुसीबत के वक्त उनके साथ खड़ा हुआ, अगर आज अमेरिका अफगानिस्तान से निकला है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ दोहा मुज़ाकरात, इस्लामाबाद मुज़ाकरात, अमेरिका के मुज़ाकरात, सब जगह पाकिस्तान ने अमेरिकियों को यह कायल किया कि इस जंग का खात्मा करना जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान इस जंग का खात्मा इसलिए नहीं कर रहा था कि उसके अपने शहरी 70-80 हजार जाने कुर्बान करने के बाद दोबारा एक बार दहशतगर्दी का शिकार होना शुरू हो जाएं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे जवान, हमारे इंटेलिजेंस के अफसरान, उन सब ने अपनी जानें कुर्बान की हैं। इस हवाले से मेरा ख्याल ये है कि अफगान हुकूमत को एक वाज़ेह पैगाम देने की जरूरत है कि जहां हम 40-50 लाख अफगानियों के होस्ट बने हुए हैं, दुनिया में सबसे बड़े महाजरीन, सबसे ज्यादा महाजरीन हम होस्ट करते हैं, वहीं अफगान हुकूमत तालिबान को ये समझना पड़ेगा कि अगर वो मजीद ये कार्रवाइयां करेंगे या मजीद टीटीपी या इस जैसी तंजीमों को जो भारत की शह पर हमारे खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान को हक होगा कि ना सिर्फ वो अपने अंदरूनी सरहद के अंदर भी अपना दिफा करे, बल्कि बवक्ते जरूरत सरहद के पार भी उनके अड्डों को निशाना बनाया जाए। क्योंकि पाकिस्तान 20 साल की जो दहशतगर्दी की जंग है, उसकी हमने बड़ी कीमत अदा की। हम अब अफोर्ड नहीं कर सकते कि किसी भी तरह ये दहशतगर्दी का अफरियत जो है, ये जो सांप है, ये हमें दोबारा डसने को आए। मेरा ख्याल ये है कि पूरी कौम पाकिस्तान की अफवाज के पीछे खड़ी होगी, पूरी कौम पाकिस्तान के आर्मी चीफ और सिक्योरिटी के इदारों के पीछे खड़ी होगी। और ये एक पैगाम जाना जरूरी है कि जब पाकिस्तान की सलामती और सिक्योरिटी की बात आती है, तो पूरी दुनिया में हर पाकिस्तानी और पाकिस्तान के 24 करोड़ पाकिस्तानी अपने इदारों और अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। और हमारी जो सिक्योरिटी पॉलिसी है, जैसे मैं बार बार कहता हूं, इसमें कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। मैं ये कहता हूं जो बुनियादी पॉलिसीज होती हैं, खारजा पॉलिसीज, वो एक जैसी रहनी चाहिए। जो हमारा जो मेन इश्यूज के ऊपर है, उस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस पर सिर्फ और सिर्फ रियासत मुकद्दम होनी चाहिए। और पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की सरहदों का दिफा सबसे अहम चीज है, और उसके ऊपर मेरा ख्याल है किसी को भी सियासत की इजाजत नहीं दी जा सकती। बिल्कुल ऐसा ही हामिद साहब, इसी रियासत की हिफाजत करते हुए हजारों जानें कुर्बान की गई, दहशतगर्दी का खात्मा किया गया और एक दफा फिर से दहशतगर्दी पनप रही। नवीद साहब, आप नहीं समझते कि दोहा मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है, जबकि पाकिस्तान ने आज तक अफगान मुहाजिरीन को आबाद किए रखा है, पाकिस्तान में हर मुश्किल वक्त में काम भी आए हैं, लेकिन उसके बावजूद जब पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की बात आती है, पाकिस्तान की या फायदे की बात आती है, तो क्यों वहां अफगान तालिबान नहीं सोचते? अच्छा देखिए, एक तो सबसे पहले मेरे ख्याल में ये समझने की जरूरत है कि ये कोई नया फिनोमेना नहीं है कि टीटीपी जो है वो उनको अफगानिस्तान में उनके पास सेफ हेवंस हैं, उनके पास सेंचुरीज हैं। आप देख लें, हामिद करज़ई के ज़माने में हम यही कहते आ रहे हैं, अशरफ गनी के ज़माने में हम यही कहते आ रहे थे, और शायद हमारे जो सिक्योरिटी स्ट्रैटेजिस्ट थे, मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट थे, उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि शायद ये तालिबान जब हुकूमत में आएंगे तो वो टीटीपी की सेंचुरीज, उनकी जो सेफ हेवंस हैं, उनको ख़त्म कर देंगे। लेकिन मेरे ख्याल में वो एक फ्लॉड स्ट्रैटेजी थी, वो एक ठीक स्ट्रैटेजी नहीं थी। इस वजह से ठीक नहीं थी कि अगर आप टीटीपी और तालिबान को देखें तो ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। टीटीपी जो है वो अपनी इंस्पिरेशन ड्रॉ करती है वो अफगान तालिबान से, और वो आइडियोलॉजिकल ट्विन्स हैं दोनों।
अच्छा, अब यहाँ पे सिंस टीटीपी कलअदम टीटीपी के जो अमीर हैं मुफ्ती नूर वली महसूद, उन्होंने जो है वो बैत कर रखी है तालिबान के सुप्रीम लीडर की। अच्छा, अब यहाँ पे मसला ये है कि तालिबान खुद भी एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि जहाँ पे वो टीटीपी के खिलाफ, कलअदम टीटीपी के खिलाफ एक्शन लेना उनके लिए, उनको ये डर है कि अगर कलअदम टीटीपी के खिलाफ एक्शन लिया जाता है तो ये जाके दाइश में शामिल हो जाएंगे, और दाइश जो इस वक्त एक थ्रेट है अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट के लिए, अगर ये टीटीपी भी उसमें शामिल हो जाती है तो वो एक ज्यादा पोटेंट थ्रेट बन जाएगा, उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन जाएगा। तो तालिबान के अपने बारहा हम कह चुके हैं, सारे जितने भी अटैक्स हुए हैं वो अटैक्स फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर जो है वो प्लान हुए हैं, वहां से जो है वहां से भेजे गए, वहां से अटैकर भेजे गए और उन्होंने आके, अच्छा बीच में यहाँ पे ये भी मीडिया में रिपोर्ट्स आई थी कि अब अफगानिस्तान के तालिबान ने कलअदम टीटीपी को ईस्टर्न बॉर्डर से हटा के उनको नॉर्दर्न और वेस्टर्न साइड पे रीलोकेट करने का पाकिस्तान के सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए ये फैसला किया है। लेकिन यहाँ पे इसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि तालिबान टीटीपी, कलअदम टीटीपी एक होमोजेनस जो है वो एक मोनोलिथिक एंटिटी नहीं है, उसके अंदर मुख्तलिफ ग्रुप है। अभी आप योग का ही अटैक देख लें कि योग का अटैक देखा जाए तो कलअदम टीटीपी जो कि अफगानिस्तान में जिसके ठिकाने मौजूद हैं, कि तालिबान को नहीं चाहिए कि उनके ठिकाने खत्म करने में अपना किरदार अदा करे, क्योंकि वहीं से ये दहशतगर्दी हो रही है, वहीं से मनसूबाबंदी हो रही है। देखें, यही चीज है, ये हम बारहा उनको, और मैंने कहा कि ये एक नया फिनोमेना नहीं है, हम बारहा हमारे सिक्योरिटी अफसरान, हमारी फौज के अफसरान, हमारे सिविल, अभी आप रिसेंटली देखते हैं नए जब हमारे ISI चीफ आए थे उस वक्त जो है एक सिविल और मिलिट्री ऑफिसर का एक टॉप लेवल डेलीगेशन गया, वहां पे जाके उनसे बात की, उनको उनके वादे जो है याद दिलाए। अब कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे अब टीटीपी भी सिर्फ एक चीज नहीं है। आप कल का योग का अटैक देख लें कि कल के योग के अटैक में जो क्लेम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है वो जिहाद पाकिस्तान नामी एक ग्रुप से आता है, और फिर जो है वो टीटीपी के DI खान के जो चीफ हैं, वहां के जो उनके वली हैं, उन्होंने भी जो है वो क्लेम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी किया, और फिर टीटीपी की जानिब से जो है उन साहब को जो है वो निकाल दिया गया। तो चीज ये है कि ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स है, पाकिस्तान को अपने ऑप्शन देखने पड़ेंगे। अभी मैं सुन रहा था कि क्रॉस बॉर्डर अटैक, मेरे ख्याल में क्रॉस बॉर्डर अटैक जो है ये लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने इतना अरसा तक मिलियंस ऑफ अफगान रेफ्यूजीज को, उनको जो है यहाँ पे हमने पनाह दी है, हमने अपने भाइयों की तरह उनको रखा है। सही। और अब अगर कोई क्रॉस बॉर्डर अटैक होता है तो ये मेरे ख्याल में काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। हमें अपनी स्ट्रैटेजी को इस तरह से करना होगा कि अफगान तालिबान को मजबूर किया जाए कि वो टीटीपी की सरपरस्ती या उनके वहां पे जो भी सेफ हेवन्स हैं, अगर उनके साथ उनके आइडियोलॉजिकल रवाबित हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशनल रवाबित हैं, वो रवाबित खत्म करें। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का जितना साथ दिया है, शायद ही किसी ने दुनिया में इतना साथ अफगानिस्तान का दिया हो। तो तालिबान पे ये एक जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें, और टीटीपी की जितनी भी वहाँ पे सेफ हेवन है, वहाँ सेंचुरीज हैं, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। ये कहना कि जी, और ये भी अब सामने आ रहा है कि जिहाद पाकिस्तान ग्रुप जो बना है ये भी बेसिकली एक डाइवर्जनरी टैक्टिक है कलअदम टीटीपी की तरफ से कि जी आप मेन टीटीपी की तरफ से तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम ना करें, और इस तरह के स्प्लिंटर ग्रुप्स के जरिए जो है वो रियासत पाकिस्तान पे अटैक करें। बिल्कुल ऐसा ही है, तालिबान को अपना किरदार तो अदा करना चाहिए। रमीज साहब, आप क्या समझते हैं कि वाकई किरदार अदा कर पाएंगे, या फिर पाकिस्तान को एक वाकई नई जंग लड़नी पड़ेगी इस दहशतगर्दी से छुटकारे के लिए, क्योंकि पहले हमने इतनी कीमती जानें गंवाई हैं? देखिए, मैं अपने सारे पैनलिस्ट की बात से एग्री करता हूं, और बिलखुसूस नवीद साहब ने जो कहा कि अब हमें यह भी देखना पड़ेगा कि तालिबान की हुकूमत की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, क्या वो इनको प्रॉपर्ली टेक डाउन कर सकते हैं या अपने मुल्क के अंदर इनको टेक ऑन कर सकते हैं, गिवन कि उनकी अपनी हुकूमत को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और काफ़ी एरियाज़ के अंदर, काफ़ी प्रोविंसेस के अंदर खुद बहुत फ्रैजाइल हैं वो लोग।
तो इसके अलावा जो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि वो क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके लिए ये कि हमें एक स्टिक एंड कैरेट की पॉलिसी अब लेकर आनी चाहिए। एक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होगी वो हमारे लिए कतई तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। उसके लिए वी नीड टू ड्रॉ लाइंस, उसके लिए ट्रेड सैंक्शंस हम इंट्रोड्यूस करें। हम चाइना के साथ डिप्लोमेटिक चैनल बनाए कि हम तालिबान की हुकूमत को प्रेशर करें, क्योंकि हमने देखिए बहुत बुरे वक्त में इनका साथ दिया है। जब पूरी दुनिया इनके खिलाफ थी और पूरी दुनिया इन पे सैंक्शन की तरफ जा रही थी, तो हमने इनके पैसे अनलॉक करने के लिए कोशिश की है। तो इनको हुकूमत को, तालिबान की हुकूमत को ये चीज़ बावर करानी चाहिए और एक स्टिक एंड कैरेट की पॉलिसी लाके अगर भी कुछ नहीं करते तो बिल्कुल बॉर्डर सील कर देने चाहिए और एक ह्यूमैनिटेरियन एड की तरफ हमें ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि हम वहाँ पे लोगों को जो है वो भूख या अफलास की तरफ नहीं लेकर जाना चाहेंगे। लेकिन इसके साथ कतई तौर पर हम ये भी अफोर्ड नहीं करते कि वहाँ से एक तरफ से हम यहाँ उनको इमदाद भेजें और वहाँ से वो हमें टेररिज्म एक्सपोर्ट करें। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे एक्सेप्टेबल है, लेकिन आप नहीं समझते कि जो दोहा मुआहदा है उसकी मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है और उस पर किसी किस्म का कोई अमल दरामद नहीं हो रहा, और आखिर क्यों नहीं हो पा रहा? ऐसी वजूहात क्या हैं? तालिबान हुकूमत की अपनी स्ट्रेंथ, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, वो कितनी पावर से और कितनी माइट से इनको टेक डाउन कर सकते हैं। मेरे ख्याल है अब हमें उस तरफ जाके थोड़ा देखना चाहिए, उन प्रोज एंड कॉन्स को देखना चाहिए कि अगर तालिबान हुकूमत की स्ट्रेंथ है ही नहीं कि वो इनको प्रॉपर्ली टेक ऑन नहीं कर सकते, तो फिर हमें ऑप्शन बी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि तालिबान हुकूमत के शायद पॉलिटिकल इंटरेस्ट में इस वक्त नहीं है कि वो एक ऐसी स्ट्रेंथ को टेक ऑन करें या ऐसी मिलिशिया को टेक ऑन करें जो उनकी हुकूमत को खतरे में ला सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ ना कुछ तो इकदाम करने पड़ेंगे, क्योंकि दहशतगर्दी की एक नई लहर जो जन्म ले रही है, इसका खात्मा बेहद जरूरी है। यहाँ ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि हुकूमत की आईनी मुद्दत पूरी होने के करीब है, मगर वक्त इंतखाबात से मुतालिक गैर यकीनी की सूरत हाल है और आखिर इसकी वजूहात क्या है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। तो हुकूमत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, आईनी मुद्दत मुकम्मल होने के करीब है, सामान की पैकिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन आइंदा इंतखाबात की तारीख से मुतालिक अभी तक गैर यकीनी की फिजा बरकरार है और आने वाली निगरान हुकूमत को तूल देने से मुतालिक कयास आराइयाँ भी जारी हैं। सियासी माहिरीन इसके दो अहम वजूहात बता रहे हैं। एक तो ये कि बलोचिस्तान में अमन अमान सूरत हाल को जवाब बनाकर इलेक्शन मुमकिना तौर पर इल्तवा का शिकार हो सकते हैं, और दूसरा ये कि इंतखाबी इस्लाहात भी इलेक्शन की मुमकिना इल्तवा का सबब बन सकती हैं। गो के हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि इंतखाबी इस्लाहात पर 99% काम तो मुकम्मल हो चुका है और जल्द इसे मुकम्मल कर लिया जाएगा, मगर वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा के बयानात ने इलेक्शन के बर वक्त इनेकाद से मुतालिक शकूक व शुबहात को मज़ीद गहरा कर दिया है। हुकूमती शख्सियात की जानिब से तो इस हवाले से कोई बात नहीं की जा रही, इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए, इस हवाले से कहा भी जा रहा है। वज़ीर आज़म ने यह तो वाज़ेह कर दिया है कि हुकूमत की मुद्दत पूरी होने के बाद निगरान हुकूमत आ जाएगी, मगर ताज्जुब की बात यह है कि वो भी यकीनी तौर पर यह बताने से कासिर हैं कि इलेक्शन आखिर होंगे कब। वज़ीर आज़म कहते हैं कि इलेक्शन जब भी हुए इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान करेगा। यहाँ वज़ीर आज़म की इलेक्शन जब भी हुए इसकी मंतक किसी को समझ नहीं आई और इससे कयास आराइयाँ मजीद बढ़ती ही जा रही हैं और आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या होने वाला है। यहाँ सवाल यह है कि हुकूमत की आईनी मुद्दत पूरी होने के करीब है, मगर बर वक्त इंतखाबात से मुतालिक गैर यकीनी और कयास आराइयाँ बढ़ने लगी हैं। आखिर इसकी वजूहात क्या है? नवीद साहब, आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं? अच्छा देखें, ये जो मीडिया पे एक गैसिंग गेम शुरू है या जो एक स्पेकुलेशन शुरू है, ऑल्दो कि हम देख रहे हैं कि जो हुकूमती शख्सियात हैं वो ये कह रही हैं कि ये गवर्नमेंट अगस्त में अपना टेन्योर पूरा करके और ये चली जाएगी और एक केयर टेकर सेटअप आ जाएगा। लेकिन इसके बावजूद मीडिया पे जो एक गैसिंग गेम शुरू हुआ है, जो स्पेकुलेशन चल रही है, तो वो इंग्लिश में कहते हैं कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, के अगर धुआं उछा हो तो कहीं ना कहीं आग लगी होती है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो है ये बात जो है वो चल रही है कि जो केयर टेकर सेटअप है उसको टूल दिया जाए। लेकिन मैं नहीं समझता, हमारे पास तीन बेसिकली जो इलेक्शन की राह में रुकावट थी, जो हम बारहा हमने डिस्कस किया, मुख्तलिफ चैनलों पे तजियाकारों ने डिस्कस किया कि एक तो आपके पास इकोनॉमी आपकी इतनी आपकी खराब थी कि आप डिफॉल्ट के धाने पे थे, आप सॉवरेन डिफॉल्ट करने जा रहे थे। दूसरा आपका जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, आए दिन जो है वो पीटीआई की तरफ से जो
जो कुछ हो रहा था उससे मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो जारी थी। उसके साथ साथ तीसरी चीज जो है वो सिक्योरिटी की बात की जा रही है कि सिक्योरिटी के हालात जो है वो इतने मखदूश है कि उनमें इलेक्शन जो है वो नहीं कराया जा सकता। अब अगर हम इन तीनों चीजों का, इन तीनों फैक्टर का जायजा लें तो इकोनॉमिक सिचुएशन आपकी बेहतर हो गई। आपको IMF से जो है वो स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो है आपका हो गया, आपको $3 बिलियन जो है वो मिल गए, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बेहतर हो गए। सऊदी अरब ने, UAE ने आपको $3 बिलियन दे दिए, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बेहतर हो गए, आपकी मार्केट ने अच्छे तरीके से रिएक्ट किया, आपकी स्टॉक जो है ऊपर चली गई, आपके रुपए की कदर बेहतर हो रही है। सही। लेकिन ये सारी चीजें एक ब्रीदर है, ये ब्रीदर है आपके केयर टेकर सेटअप के लिए कि वो इसमें आराम से जो है वो इलेक्शन करवाए और नई जो नए अवाम के नुमाइंदे हैं उनका इक़्तिदार जो है वो ट्रांसफर करें। दूसरी बात, हम सिक्योरिटी के ऊपर आ जाते हैं तो सिक्योरिटी में अगर आप देखें 2013 की मैं बात करूंगा, जब पाकिस्तान में टेररिज्म अपने पीक पे था, जब एक साल में तकरीबन 4,000-4,500 के करीब टेररिस्ट अटैक हो रहे थे, तो अगर उस सूरत में जनरल इलेक्शन हो सकते थे तो मेरे ख्याल में आज उतनी बुरी सिचुएशन नहीं है। आज उसका तो अशरे अशीर भी वो नहीं है। तीसरी चीज हम पॉलिटिकल ले आते हैं। पॉलिटिकल भी आपने PTI को डिसमेंटल करने के बाद, उसको ऑलमोस्ट खत्म करने के बाद, GB में देख लें, AJK में देख लें, फिर अभी जिस तरह से सिंध असेंबली में उसका सफाया किया गया, तो आपके सामने एक पॉलिटिकल एडवर्सरी था जो उसको आपने डिसमेंटल कर दिया। तो तीनों चीजें, इकोनॉमी आपकी बेहतर हो गई, सिक्योरिटी के हालात इतने बुरे नहीं है, और पॉलिटिकली आपने PTI को डिसमेंटल करके एक सेम्बलेंस ऑफ स्टेबिलिटी जो है वो ले आए हैं। तो इसके बावजूद अगर इलेक्शन नहीं कराए जाते या नहीं कोई नहीं कराने का सोच रहा, तो मेरे ख्याल में कि एक बहुत बड़ी एक संगीन गलती होगी। क्योंकि अब जो IMF का भी प्रेशर हमें मिला है वो सिर्फ उस सूरत में मिला है कि नई गवर्नमेंट आए, वो इस्लाहात लेके आए और जो है वो अब आगे कंटिन्यू करे। तो ये जमहूरियत के लिए भी जो है नुकसानदेह होगा, ये हमारी इकोनॉमी के लिए भी लॉन्ग टर्म में नुकसान। जी बिल्कुल ऐसे ही नवीद साहब, जमहूरियत के लिए तो जरूरी है कि इलेक्शन वक्त पर हो। जवाद साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या निगरान सेटअप आने के बाद मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन करा पाएगा, यानी कि इसी साल इलेक्शन हो पाएंगे? देखिए, मैं इससे पहले ज़रूर आपकी इजाज़त से लास्ट सेगमेंट में भी मैं हाथ उठाता रहा, लेकिन हमारे हाथ छोटे नज़र नहीं आए। वो ये है कि हमने जहां बात की दिफाए पाकिस्तान की, वहां पे एक चीज़ मैं हाथ जोड़ के 10 बस्ता ये कहूँगा कि जब ऐसे हालात हैं, इतने हसास मसले पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये जो अंदरूनी तौर पर अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई जाती है, तज़हीक आमेज़ स्ट्रेंड्स बनाए जाते हैं, अफसरान का नाम ले के और बिगाड़ के उनके खिलाफ इश्ताल दिलाया जाता है, खुदारा उससे बाज आ जाए, ये पाकिस्तान के हक में बेहतर नहीं है। जब हम ऐसी जंग का, या अगर जंग लड़नी पड़ जाएगी तो उसके हवाले से हमें ये ज़रूर इस पर गौर करना चाहिए। रह गई बात इंतखाबात की, आज वज़ीर दाखिला लाहौर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि तमाम नशिस्तों से इलेक्शन लड़ेगी उनकी जमात। उन्होंने ये कहा कि पंजाब और कौमी असम्बली के तमाम तर हलकों में इलेक्शन में हम शरीक होंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम पहले से ही ये फतवा दे दें। मुझे नहीं पता कि क्या होना है क्या नहीं होना, ना मैं पीर हूँ ना मैं पीरनी को मानता हूँ, लेकिन मुझे तो इतना पता है कि जब तक कोई बात सामने नहीं आती तो हम फिर उन मफरूज़ों पे अपना वक्त लगा रहे हैं। अगर मुद्दत ख़त्म हो रही है, वज़ीर आज़म ने न सिर्फ तकरीबात में गुफ्तगू करते हुए बल्कि कौम से खिताब में सबसे पहला जुमला ही उनका ये था कि 1 महीने बाद हमारी हुकूमत नहीं होगी। तो यकीनन मुझे तो बहरहाल यकीन होना चाहिए और है भी कि इलेक्शन होंगे, यकीनन होने भी चाहिए। इस मुल्क की बेहतरी के लिए, जमहूरियत के दवाम और इस्तेहकाम के लिए होने भी चाहिए, मामलात भी तब ठीक होंगे। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, कि अगर हालात को इस किस्म के हो जाते हैं तो वो पूरी कौम के सामने ही होंगे कि किस नहज से गुजर रहे हैं, किस रास्ते पे चल रहे हैं, तो उसमें फिर देखा जाएगा। लेकिन मेरा ये इस्लामाबाद में बैठ के ये ख्याल है कि इलेक्शन इसी साल में हो जाएंगे और यकीनन उसके रिजल्ट भी जो आएंगे वो सबको कबूल भी करने चाहिए।
ठीक हो गया। रमीज साहब, जवाद साहब तो ये कहते हैं कि इसी साल इलेक्शन होने चाहिए और हो भी जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि जो अमन अमान की सूरत हाल है या इंतखाबी इस्लाहात की बातें हो रही है, क्या ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो रुकावट बन सकते हैं इलेक्शन ना होने में? देखिए, मैं जवाद फैज़ साहब की बात से पूरी तरह से एग्री करता हूं कि इलेक्शंस होने चाहिए, क्योंकि इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तो उसके मुताबिक गिवन डेट में वो 60 डेज़ हों या 90 डेज़ हों, अगर असेंबलीज टाइम पूरा करती हैं तो 60 डेज़ है, और अगर उसको 1 या 2 दिन पहले डिसॉल्व कर दिया जाता है तो फिर 90 डेज़ है। उस मुकर्रर मुद्दत के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम ये डिटर्मिन करें कि आगे होने क्या वाला है, हमें ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि इसी हुकूमत के दौर के अंदर आर्टिकल 224 के तहत जो इलेक्शन होने थे 90 दिनों में पंजाब के और KPK के, वो नहीं हुए हैं। तो एक प्रेसिडेंट तो अवेलेबल है, जिसमें आपने पहले आगाज किया था फ्लड से, फिर सिक्योरिटी से, एंड पे आगे फिर अब इकोनॉमी पे रुके कि जनाब ये हम इकोनॉमिकली अफोर्ड नहीं करते, और उसके बाद में आपने एक उसका रीजन ये दिया कि जनाब ये ओवरऑल कंट्री के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करेगा। तो बहरहाल एक एग्जांपल तो मौजूद है इलेक्शन को डिले करने की, जो एक प्रेसिडेंट है यहाँ पे। जहां तक बात यह है कि अगली हुकूमत क्यों जरूरी है, मेरे ख्याल ये तो बात हम कर चुके हैं कि इलेक्शंस होने में एक बहरहाल मुज़ायका ये जरूर नजर आता है कि हुकूमत जो चाहती थी, जिस तरह नवीद साहब ने कहा कि एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी को डिसमेंटल कर दिया गया है, जो कि ना सिर्फ पंजाब में, KPK में, गिलगित में, कश्मीर में थी, बल्कि अब उनके ऑपोजिशन लीडर्स तक की पोजीशंस जो हैं वो हाईजैक कर ली गई हैं। लेकिन अगला सवाल इससे ये है कि उस डिसमेंटल करने का अभी तक किसी और पॉलिटिकल पार्टी को फायदा हुआ नहीं है, और अगर इसी तरीके से आप अगले इलेक्शंस में चले जाते हैं तो फिर उसके जो जायचा बनता है, जिस तरीके से ये इलेक्शंस का रिजल्ट निकलेगा, वो एक हंग पार्लियामेंट आएगी। और हंग पार्लियामेंट बहरहाल किसी तरह से भी इस वक्त हुकूमत इस तरह पाकिस्तान के हक में बेहतर नहीं है, क्योंकि वी नीड अ गवर्नमेंट जो कि एक बड़ी एब्सोल्यूट अथॉरिटी के साथ मुल्क के अंदर जो डिसीजन मेकिंग है वो करे, उसको पता हो कि एक प्रॉपर क्लीन मैंडेट उसके पास है, ताकि जो मुश्किल फैसले हैं वो चाहे डिफेंस के ऊपर हो, चाहे इकोनॉमी के ऊपर हो, वो फैसले ले सकें। जहां तक बात यह है कि हमारे इस वक्त इलेक्शंस होते नजर आ रहे हैं, तो हाँ, मैं इस बात से तो एग्री करता हूं कि इस वक्त चहमगोइयां जरूर हैं कि इलेक्शंस वक्त पे होने के दरमियान बहुत सारे मामलात हैं जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें वो इलेक्शन आपने जो इलेक्ट्रॉनिक आपने डिलिमिटेशन करनी है उसका क्या करना है, जिसमें भी आपने सेंसस इकट्ठा किया है उसको भी आपने एग्जीक्यूट करना है, फिर उसके बाद आप इकोनॉमी यूज कर सकते हैं, सॉरी डिफेंस यूज कर सकते हैं कि मुल्क के जो मामली डिफेंस के हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो ये 2-3 मामलात हैं जिनको यूज करके इलेक्शंस डिले कराए जा सकते हैं, लेकिन वो बहरहाल पाकिस्तान के हक में अच्छा नहीं होगा कि अगर एक हुकूमत को जल्दी से जल्दी लाकर यहाँ पे बिठाकर उससे जब तक फैसले नहीं करवाए जाएंगे, हम पाकिस्तान के जो मौजूदा मसाइल हैं उनसे बाहर नहीं निकल पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। आमिर साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म तो वाज़े तौर पर अपनी तकरीर में कहते दिखाई देते हैं कि माबाद हमारी हुकूमत नहीं होगी, लेकिन फिर साथ ही ये भी कहते हैं कि जब भी इलेक्शन होंगे, तो ये जब भी की क्या मंतक है? बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ दुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अगर हम इस तरह एड्रेस करें कि देखिए, हम सब इस बात पे एग्री हैं कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 60 से 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन का काम है कि इलेक्शन कराए, इस पे तो हमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह अभी रमीज ने भी कहा, मैं फैजी साहब से भी एग्री करता हूँ कि बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ भी अनहोनी नहीं रह गई। हमारे यहाँ बहुत नई मिसालें बन चुकी हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर इलेक्शन होने तक तो सारे मामला ठीक नजर आ रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूं और देख रहा हूं कि अगर इलेक्शन डिले होते हैं तो फिर यह मामला अदालतों में जाएगा, और उस वक्त देखना पड़ेगा, जैसे कि नवीद कमर साहब ने असेंबली के अंदर तकरीर में कह दिया जी कि ना तो हम इलेक्शन में इल्तवा चाहते हैं, ना ही हम मजीद हुकूमत में एक्सटेंशन चाहते हैं। सो गोया क्या पीपल्स पार्टी जो है वो अदालत में जाएगी, और क्या PTI का तो कभी इम्कान है कि वो अदालत में जाएगी जैसे ही इलेक्शन के डिले करने की बात होगी, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि पॉलिटिकल जो उसका कैपिटल है PTI का वो वहीं पे खड़ा है, या बहुत कम उस पर इफेक्ट हुआ है। तो इस हवाले से ना सिर्फ मैं समझता हूं कि सारी रीजंस के बावजूद हमारी पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल पार्टीज का एक बहुत बड़ा इम्तिहान शुरू हो जाता है, अगर के निगरान हुकूमत को एक्सटेंशन दी जाती है, चाहे वो किसी भी मजबूरी से हो, मुआशी IMF के साथ जो स्टैंड बाई मुआहिदा है उसकी मजबूरी हो, या कोई और मामलात हो, अल्लाह ना करे कोई दहशतगर्दी की सूरत हाल हो। लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि हमें सिर्फ एक चीज को देखना पड़ेगा, और वो ये है कि हमारी जो सियासी निज़ाम है, हमारी जो सियासी जमातें हैं, वो जमहूरियत के तसलसल के लिए किस अंदाज में इस चीज को कबूल करती हैं, या इलेक्शन कमीशन और चीफ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किस तरह का दबाव डालते हैं कि जी इलेक्शन फौरी तौर पर अपने वक्त पर करवाए जाएं। ये देखना होगा, और इसके अंदर मुझे पीपल्स पार्टी और नून लीग की राहें जुदा होती नजर आ रही हैं।
इस टॉपिक के ऊपर, और ऐसे लग रहा है जैसे इसके ऊपर कहीं ऐसे ना हो कि हम देखें कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी ये एक पिटीशन लेके इकट्ठे खड़े हुए। पाकिस्तान में कोई भी चीज अनहोनी नहीं है, ना हमने माजी में भी देखा, हमने आगे भी देखा। तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जरूरी है कि सिस्टम को चलने दिया जाए, तसलसल रखा जाए और निगरान हुकूमत जो है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और इलेक्शन जरूर कराए जो भी टाइम पॉसिबल हो। जवाद साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ऑन द लाइटर नोट ये कहना चाहूंगा कि अभी मगरबी साहब और सॉरी मशरकी साहब ने आपको दुआ कह दिया और नवीद भाई को नवीद कमर कह दिया, तो स्टोरी में कोई बात नहीं जवाद साहब, ऐसी कभी-कभी छोटी-छोटी भूल हो जाती है। नहीं, मुझे आवाज जरा सही नहीं आई, सॉरी। नहीं, दुआएं खैर है। कोई बात नहीं जवाद साहब, कोई बात नहीं। वो कहते हैं सात खून तो माफ होते हैं, तो कोई बात नहीं। अभी प्रोग्राम में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे IMF मुआहदे के बाद बावजूद मौशी सरगर्मियां फिर सुस्त रवि का शिकार है और महंगाई में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। अवाम की मुश्किलात है कि बढ़ती जा रही हैं। आखिर अवाम को फायदा कब होगा और किस तरह से होगा, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक। तो बात करेंगे IMF से स्टैंड बाय अरेंजमेंट तो हो चुका है। 1 अरब और 20 करोड़ डॉलर भी पाकिस्तान को मिल चुके हैं। इस पर हुकूमत की जानिब से बुलंदोबांग दावे भी किए जा रहे हैं, मगर IMF मुआहदे के असरात सिर्फ 2 दिन देखने में आए हैं और उसके बाद डॉलर की फिर से ऊंची उड़ान शुरू हो चुकी है। रुपए की बेकदरी जारी है और स्टॉक मार्केट में भी मंदी देखी जा रही है, जबकि बेल आउट पैकेज के बाद महंगाई में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। और IMF की शराइत के मुताबिक नेपरा ने बिजली की बुनियादी टैरिफ में भी ₹4.96 तकरीबन ₹5 फी यूनिट इजाफे का फैसला कर लिया है और आज ही बिजली मजीद महंगी करने का भी इम्कान जाहिर कर दिया है। और नए माली साल के दूसरे हफ्ते में भी महंगाई में 0.33% इजाफा हो चुका है। आटे समेत मजीद 21 अशिया ज़रूरिया आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं और मजमूई तौर पर महंगाई बढ़कर तकरीबन 29% तक जा पहुंची है, जो कि बुलंद तरीन शरह कंसीडर की जाती है। और अगर बात की जाए चीनी की कीमतों के, पिछले सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार चीनी फी किलो कीमत ₹1.5 तक पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ तशवीश की बात यह भी है कि नौजवान मुल्क की गैर यकीनी सूरत हाल से मायूस हो चुके हैं और हर साल लाखों नौजवान ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान को छोड़कर चले जाते हैं और 1 साल के दौरान 4 लाख नौजवान गए हैं। और अगर पिछले 5 सालों की बात आए तो 27.5 लाख प्रोफेशनल्स और हुनरमंद नौजवान पाकिस्तान को खैरबाद कह चुके हैं, यहाँ से जा चुके हैं, यहाँ पर रहना गवारा नहीं कर रहे। मगर वज़ीर आज़म ये दावा करते दिखाई देते हैं कि 15 माह में 4 साल की बर्बादियों का मलबा साफ कर दिया है। और लेकिन अगर हम देखते हैं कि गरीब आदमी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, तो सूरत हाल अबतर से अबतर होती जा रही है। जवाद साहब, आप क्या कहेंगे कि मुआहदा भी हो चुका, पहले इस मुआहदे का लॉलीपॉप दिया जा रहा था, कहा जा रहा था कि जब मुआहदा हो जाएगा तो महंगाई में भी कमी होगी और जो चीज़ें जिनकी कीमतें बढ़ाई गई हैं वो भी कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा। नहीं, ये फौरी तौर पे होगा भी नहीं, इसमें वक्त लगेगा डेफिनेटली फॉर श्योर। लेकिन जहाँ तक आपने ये बात कही ना कि लाखों लोग चले गए और पिछले कुछ साल में, तो फिर 3.5 पौने 4 साल में तो हमने ये देखना था कि लोग लाइन लगा के यहाँ आने थे और यहाँ से जा रहे थे। मेरा ख्याल है कि हर मैंने जैसे आगाज़ में ये कह दिया था कि तवील मुद्दती पॉलिसीज़ होनी चाहिए। बहरहाल 2-4 दिनों में एक और कौम से खिताब होगा, कुछ ना कुछ रिलीफ की बातें आएंगी, मैं आपको खबर दे रहा हूँ। जी हामिद साहब, आप क्या कहेंगे? हामिद साहब, आप का माइक म्यूट है, आपकी आवाज नहीं मैं सुन पा रही। जी एमन, मैं ये कहूंगा कि ये हुकूमत का ही फेलियर है, जिसकी वजह से जो अक्टूबर में मुआहदा होना था वो इतना लटक गया और वजीर आजम और आर्मी चीफ की आखिर में इंतहाई कोशिशों की वजह से ये सूरत हाल मुआहदा हुआ है। मेरा ख्याल ये कि आवाम को अगर रिलीफ नहीं मिलता तो इस तरह का मुआहदा या इस तरह का ज़र मुबादला के ज़खायर या सब कुछ, इसका कोई फायदा नहीं रहेगा। जो आवाम इतनी महंगाई की चक्की में पिस रही है उनको अब रिलीफ देना होगा। और फैजी साहब अगर खबर दे रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छी बात है, हुकूमत जाते जाते आवाम को रिलीफ दे के जाए। फिलहाल तो बिजली बम गिरा के जा रही है और चीनी जो है वो आपके सामने है और रशिया बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे महंगाई बढ़ती जा रही है।